चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपनी लॉ में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 के दो पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं। पार्ट ए और पार्ट बी हमारा कंप्लीट है। आज हम चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पार्ट सी वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट सी जो है उसमें आपको ये बताया गया है कि एक कंपनी सिक्योरिटीज कैसे कैसे इशू करती है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो चाहे वो कंपनी पब्लिक हो। ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी के पास कौन कौन से मेथड्स कौन कौन से रूट है सिक्योरिटीज इशू करने के लिए, और एक पब्लिक कंपनी के पास कौन कौन से रूट्स हैं सिक्योरिटीज इशू करने के लिए। वो सभी रूट्स हम डिस्कस करेंगे और उन रूट्स के अंदर क्या कुछ कंडीशंस कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है, क्या कुछ कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है, कौन कौन से फॉर्म रेडी करने पड़ते हैं और कहाँ फाइल करने पड़ते हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट सी में सबसे पहले बेसिक डिस्कशन दे रखी है कि किसी भी कंपनी को कैपिटल मतलब फंड्स क्यों चाहिए होते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है। कोई कंपनी है या आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस करो, कैपिटल जो है वो सबसे मेन एलिमेंट है आपका। बिना कैपिटल के ना तो आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो। अगर आपने कैपिटल से कोई काम शुरू कर रखा है और आपको उस काम को और एक्सपेंड करना है बिजनेस को, तो एक्सपेंशन के लिए भी आपको फर्दर पैसा और चाहिए होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है। या आप किसी एक गुड में डील करते हो, किसी दूसरे गुड में डील करना है आपको, आपको अपनी मार्केट एक्सपेंड करनी है। अभी हम सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं, फॉरेन में भी काम करना है हमको। अभी हम कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, साथ में कोई और दूसरा कोई जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना है मान लो हमको, तो इन सभी एक्टिविटीज के लिए आपको एक्स्ट्रा कैपिटल की नीड रहेगी। तो एक बिजनेस के पास कैपिटल कहाँ से आएगी और क्यों क्यों चाहिए कैपिटल। किसी भी बिजनेस को कैपिटल रिक्वायर्ड रहती है कुछ नया काम शुरू करने के लिए, लोन्स वगैरह ले रखे हैं उनको रीपे करने के लिए, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई करने के लिए, एटसेट्रा भी लिखा हुआ है। एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट किसी और काम के लिए भी हो सकती है, पैसों के लिए। ठीक है। कोई गवर्नमेंट ड्यूज पे करने उसके लिए पैसा नहीं है हमारे पास। जो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर पैसा खर्च करना होता है, रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, उसके लिए पैसा नहीं है हमारे पास। तो एक बिजनेस को वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है। अब वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाएगी अगर हम कंपनी की फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आप कैपिटल कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हो, वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं कैपिटल रेज करने के, वो हमको डिस्कस करने हैं। तो पेज नंबर 154 से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका। सेक्शन 23 दे रखा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। है बेसिक सा टॉपिक, बट यहां से भी क्वेश्चन एक बार ही पेपर में आ रखा है ओल्ड सिलेबस के अंदर, नए सिलेबस में क्वेश्चन नहीं पूछा यहां से। सेक्शन 23 आपको बता रहा है कि चाहे कोई कंपनी पब्लिक हो चाहे कोई कंपनी कैसी हो, प्राइवेट हो, एक कंपनी के पास जो वेरियस ऑप्शन रहते हैं सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए, वो सेक्शन 23 में लिखे हुए हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। तो एक पब्लिक कंपनी कहां कहां से पैसा रेज कर सकती है सिक्योरिटी इशू करके, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू। तो पब्लिक कंपनी के पास चार रूट दे रखे हैं, चार मेथड है सिक्योरिटीज इशू करने के लिए। अब पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, जिसको हम पब्लिक ऑफर बोल देंगे। ठीक है। और ये काम किसको अलाउड नहीं होता, हाँ ये एक्टिविटी प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, उसके आर्टिकल में प्रोहिबिटेड है ये चीज। तो पब्लिक कंपनी के पास एक्स्ट्रा जो मेथड है वो यही वाला मेथड है कि एक पब्लिक कंपनी चाहे तो पब्लिक को भी सिक्योरिटी ऑफर कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटी इशू करना चाहे, ऑफर करना चाहे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। इसमें क्या रहता है वो हम पढ़ेंगे, इसका पूरा मेथड है हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट, अगर कोई पब्लिक कंपनी राइट इशू लेके आना चाहती है, इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा टॉपिक है हमारे पास। बोनस इशू लेके आना चाहती है, इसका भी पूरा टॉपिक इसी पार्ट में दे रखा है, इसको भी पढ़ेंगे। तो एक पब्लिक कंपनी को सिक्योरिटी इशू करने के लिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में कितने मेथड दे दिए, चार, चार दे दिए, तीसरे में दो लिखे हुए हैं ना। ठीक है। एक तो पब्लिक इशू हो गया, पब्लिक ऑफर बोल दो आप उसको, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, राइट इशू हो गया, और बोनस। बोनस शेयर जो होंगे वो फ्री में इशू किए जाएंगे, उनके बदले आपको पैसा नहीं मिलने वाला। बट हम ये नहीं देख रहे कि पैसा कहाँ कहाँ से रेज कर सकती है, हम ये देख रहे हैं कि एक कंपनी के पास सिक्योरिटी इशू करने के लिए मेथड कौन कौन से हैं। तो सिक्योरिटी इशू करने के लिए कंपनी पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू, इनका इस्तेमाल कर सकती है। लॉज कौन कौन से फॉलो करने पड़ेंगे, अगर कंपनी अनलिस्टेड है, जो पब्लिक कंपनी है वो कैसी है, तो इसको सेबी रेगुलेशन फॉलो करने की नीड नहीं है, क्योंकि सेबी रेगुलेशन जो होती है वो सिर्फ कौन सी कंपनीज के लिए होती है, लिस्टेड कंपनीज के लिए होंगी।
ठीक है, तो कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड होंगी उसको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से के अकॉर्डिंग चारों में से जो भी ऑफर लेके आना वो लाना पड़ेगा। जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 के फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस कुछ और लॉस भी हैं आगे लिखा हुआ उनके बारे में। जैसे कि ना सभी लॉज यहाँ लिखे हैं। चाहे कोई पब्लिक कंपनी अगर सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है उसे कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है, एससीआर एक्ट फॉलो करना पड़ता है, सेबी एक्ट फॉलो करना पड़ता है अगर कंपनी लिस्टेड होती है तो, ठीक है। सेबी रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है अगर कंपनी लिस्टेड होती है तो। लिस्टेड है या लिस्टिंग होने जा रही है, डिजायरस ऑफ लिस्टिंग, तो ये लॉज फॉलो करने पड़ते हैं सिक्योरिटी इशू करने के लिए। और वहां लिखा है कि अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसे कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। फिर यहाँ लिस्टेड कंपनी का भी बता रखा है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी इशू करना चाहती है तो उसे कंपनी लॉ के साथ साथ सेबी एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। सेबी रेगुलेशंस हैं वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी, ये लिखा गया है। तो सेक्शन 23 पे क्वेश्चन आपका पेपर में फिर से बन सकता है। फिर 23(2) क्या बोल रहा है, देखो 23(2) बात कर रहा है प्राइवेट कंपनीज के लिए कि प्राइवेट कंपनी कौन कौन से रूट से, कौन कौन से मेथड के थ्रू सिक्योरिटी इशू कर सकती है, राइट इशू कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है, और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटी इशू कर सकती है। ये 3 मेथड दे दिए हमने प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। मतलब पेज नंबर 154 आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अच्छा, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। तो वहां ना सिक्योरिटी वर्ड दे रखा है, ठीक है, शेयर वर्ड नहीं लिखा हुआ, सिक्योरिटी वर्ड लिखा हुआ है। तो प्राइवेट कंपनी को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ क्या इशू करने के लिए, शेयर इशू करने के लिए। बिकॉज सिक्योरिटी का मीनिंग चैप्टर 4 में डिस्कस किया है हमने, एक वाइडर मतलब है सिक्योरिटी का। तो उसमें इक्विटी शेयर भी आ रहे हैं, प्रेफरेंस भी आ रहे हैं और डिवेंचर्स भी आ रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर कुछ भी इशू कर सकती है उन मेथड्स के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आओ गवर्निंग लॉज। सीधा जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो सारे आपको टिक कर लेने, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना होगा। पार्ट सी में इस बारी भी एक क्वेश्चन आया पेपर में, वो भी डिस्कस नहीं किया था हमने, पार्ट सी हमारा 1 था इसलिए। तो लॉज कौन कौन से फॉलो करने पड़ेंगे हमने पढ़ लिए। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो पब्लिक है प्लस लिस्टेड है, लिस्टेड होने जा रही है, लिस्टिंग होने जा रही है मतलब उसकी, तो सिक्योरिटी इशू करने के लिए आपको ये 4 लॉज फॉलो करने क्या है जरूरी होंगे। प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट कंपनी को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर सीजी, एनसीएलटी या आरओसी इनकी कोई कंडीशंस हैं, इनके कोई स्पेशल प्रोविजन है प्राइवेट कंपनी के लिए, वो भी उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्राइवेट कंपनीज को लॉ को लेके सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, कंपनी लॉ फॉलो करना है। एक्स्ट्रा में सीजी, एनसीएलटी या आरओसी कुछ इनके ऊपर गवर्नेंस के थ्रू या कुछ और एक्स्ट्रा प्रोविजन एप्लीकेबल करते हैं वो सारे मानने पड़ेंगे, वरना कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आओ काइंड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पे। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रीमियम पे सिक्योरिटी। प्रीमियम पे सिक्योरिटी कैसे इशू करते हैं, ठीक है। देखो 3 ही तरीके हैं, या तो पार पे इशू कर लो, या प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे आजकल इशू होते नहीं है, उसका सिर्फ एक ही पैरा लिखा हुआ है कि क्या आजकल कोई कंपनी डिस्काउंट पे कोई सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो लो ने मना कर रखा है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट एक ही बचा हमारा प्रीमियम वाला। अब कह रहे हैं प्रीमियम पे सिक्योरिटी कैसे इशू होती है। अगर कोई कंपनी मान लो शेयर इशू करना चाहती है, और शेयर के जो नॉमिनल वैल्यू है, एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है मान लो वो है 80 रुपए, ठीक है। इसको आप नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हो या फेस वैल्यू बोल सकते हो, ये ध्यान रखना। अब कंपनी क्या चाहती है कि हमारे शेयर की जो फेस वैल्यू है या जो नॉमिनल वैल्यू है हम उसको उससे भी ज्यादा पे इशू करें। तो कंपनी 80 वाला शेयर मान लो 130 में इशू करना चाहती है, जिस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 80 रुपए, कितने में इशू करना है हमको 130 में। तो आप एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर रहे हो 50 रुपए, तो 50 क्या बन जाएगा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मीनिंग क्या बनेगा, पहले तो जब भी कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करेगी इसका मतलब ये होता है कि आप पार वैल्यू
या नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से अबव अपना शेयर सेल करना चाहते हो। ये लिखा गया मीनिंग। कंपनीज एक्ट 2013 किसी भी तरह की कंडीशन, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन एक कंपनी पे नहीं डालता कैसे शेयर इशू करने के लिए। तो प्रीमियम पे चाहे प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करे, चाहे कौन सी कंपनी इशू करे, पब्लिक कंपनी, लॉ की तरफ से कोई बाउंडेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। बट एक रिस्ट्रिक्शन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के जो 50 रुपए आएंगे, इन्हें कहाँ यूज कर सकते हो आप, इसके लिए हमने आपके ऊपर बाउंडेशन डाल रखी है। और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर के अंदर कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम पे शेयर इशू करने के लिए या प्रीमियम पे और कोई सिक्योरिटी इशू करने के लिए लॉ के हिसाब से या लॉ की तरफ से कोई बाउंडेशन, कोई कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट प्रीमियम का जो पैसा आएगा उसको हमने बाउंड कर दिया कि वो पैसा आप कुछ लिमिटेड जगहों पे यूज कर सकते हो, उसके अलावा और कहीं पे यूज नहीं कर सकते हो। तो कंपनी लॉ जो है वो कंडीशन डाल रहा है, रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है उस अमाउंट को जो प्रीमियम के तौर पे लिया है आपने यूज करने पे। अब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। केस स्टडी और सिंपल क्वेश्चन कैसा भी इस पे फिर से बन सकता है। उससे पहले सेक्शन 52 क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा होगा वो कंपनी सेपरेट अकाउंट में रिसीव करेगी। और वो अकाउंट किस नाम से ओपन करवाया जाएगा? हाँ, तो जैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, जब इनकी प्रैक्टिकल आप एंट्रीज पास करते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की आप अलग से एंट्री पास करते हो। उसमें सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम के जो पैसे होते हैं वो लिखते हो, कितने पैसे हैं प्रीमियम के। ठीक है, तो प्रीमियम का जो पैसा आएगा वो सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 क्या बोल रहे हैं? व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स एट प्रीमियम वेदर फॉर कैश और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब काइंड हो गया है। अ सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम received on those shares shall be transferred to a securities premium account, and the provision of this act in relation to reduction of share capital of company shall, except as provided in this section, apply as if the securities premium account were the paid up share capital of company। तो कह रहे जब भी कोई कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करेगी या प्रीमियम पे और कोई सिक्योरिटी इशू करेगी तो कंपनी की ड्यूटी बन जाती है कि जितना आपने प्रीमियम का पैसा रिसीव किया है उसके बराबर अमाउंट आप कहाँ रखोगे? अलग से एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा, उसमें वो पैसा रखा जाएगा। और किस नाम से? हाँ, अच्छा आपने काइंड पे शेयर इशू किए हैं तो अब जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मान लो 80 रुपए का शेयर था, 130 में इशू किया, ठीक है, और 100 जनों को शेयर दिए हैं, 100 पर्सन को शेयर दिए हैं और 130 में शेयर दिए हैं। ठीक है, कितने पैसे रिसीव हुए? 13,000 रुपए। वैसे शेयर था 80 रुपए का, तो कितने पैसे लेने चाहिए थे? बट हमने 50 रुपए उसमें क्या रखा? प्रीमियम रखा। तो इसमें 50 इंटू में 100, 5,000 क्या बन गया हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम बन गया। अब आप लोग जब ये शेयर लोगे तो आप हमको 130 के हिसाब से पेमेंट करोगे। ठीक है, उसमें नॉमिनल वैल्यू कितनी बनी? 8,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू कितनी बनी? तो कह रहे जितना कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आएगा उतना पैसा कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर डाल देगी। तो कंपनी के पास प्रीमियम के कितने पैसे आ रहे हैं तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से एंट्री कितने से पास कर देगी? हाँ, तो सेपरेट अकाउंट के अंदर प्रीमियम का पैसा मेंटेन किया जाएगा। कितना? जितना आप रिसीव कर रहे हो उसके बराबर। जितना प्रीमियम आपको पब्लिक से मिला है, ठीक है, जितना प्रीमियम आपको सब्सक्राइबर से मिला है उसी के बराबर अमाउंट कंपनी कहाँ रखेगी? सेपरेट अकाउंट में रखेगी, जो किस नाम से ओपन होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कंपनी 5,000 रुपए अलग से रखेगी अकाउंट के अंदर, किस नाम से? ठीक है, उसके बाद और क्या लिखा है? अच्छा, ये तो हो गया कैश की, कि आप लोगों ने जो शेयर परचेज की उसके बदले कंपनी को क्या दिया है, मतलब मनी की फॉर्म में पेमेंट की है। अगर आप में से कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो काइंड में पेमेंट करता है तो अदरवाइज का मतलब काइंड में पेमेंट किया ना, आपने बताया था अभी। तो आप में से कोई शेयर होल्डर ऐसा है या सभी ने क्या किया है? पैसे नहीं दिए शेयर परचेज करने के बदले, क्या किया है? काइंड में कोई एसेट दे दी कंपनी को, तो भी कंपनी क्या करेगी? जितना प्रीमियम बनता है उतना प्रीमियम अकाउंट के अंदर। हाँ, अब आप लोग जो एसेट दोगे वो 80 रुपए के हिसाब क्या के हिसाब से दोगे?
तो पर पर्सन जो शेयर परचेज करेगा वो 80 के हिसाब से पेमेंट करेगा या 130 के हिसाब से पेमेंट करेगा? अब तो एसेट जो आप दोगे हमें उसकी वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? 130 होनी चाहिए। 130 में से नॉमिनल वैल्यू कितनी बन जाती है? 80 रुपए। और 50 क्या बन गया? तो कह रहे हैं कंपनी चाहे काइंड में शेयर इशू करे तो भी कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जितना पैसा बनता है उतना डिपॉजिट। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हमारे पास पैसे ही नहीं आए शेयर होल्डर से, हम कहां से सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर पैसे डाल दें। मेन ये बात है। कंपनी क्या बोल रही है कि हमने कैसे शेयर इशू किए हैं काइंड में, तो पैसे तो आई नहीं हमारे पास तो एसेट आई है शेयर होल्डर से, तो हम कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दें एसेट? वहां तो पैसे डालते होते हैं ना, तो पैसे तो आए नहीं हमारे पास, तो भी लोग क्या बोल रहे हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, चाहे आप शेयर होल्डर से क्या रिसीव करो, कोई काइंड में एसेट रिसीव करो तो भी। ये लिखा गया है। तो कह रहे हैं वेदर सिक्योरिटीज आपने इशू की है कैश में चाहे काइंड में, आपको प्रीमियम की जितनी वैल्यू बनती है उसके बराबर पैसा अकाउंट में डालना पड़ेगा। ये लिखा है। फिर उसके बाद लिखा है 52(2) में, इसको कोशिश करना विद सेक्शन और सब सेक्शन याद करने की। ठीक है, कई कई जगह सब सेक्शन भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, उनमें से टॉपिक एक ये भी बन जाता है। इसमें ट्राई करना अगर आपको सब सेक्शन भी याद हो जाए तो और अच्छा रहेगा। कि सिक्योरिटी प्रीमियम के जो 5,000 रुपए आए एग्जाम्पल में हमारे पास, वो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओनली लिखा हुआ है कि हमने जो ऑप्शन दे दिया आपको, इनके अलावा और कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, तो बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। राइटिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, इसका मतलब कंपनी को बनाने से पहले जो खर्चे हुए थे, ठीक है, प्रीमियम एक्सपेंसेस कौन से खर्चे होते हैं? जो कंपनी को बनाने से पहले होते हैं, उनको राइट ऑफ करना है, मतलब उनकी पेमेंट करनी है, तो उनकी पेमेंट के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। कहाँ कहाँ कर सकते हो वो पढ़ रहे हैं। तीसरा, राइटिंग ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनी। अगर कंपनी ने कमीशन पे किया है किसी को, मतलब कंपनी शेयर इशू कर रही थी तो किसी अंडरराइटर की हेल्प ली है, तो उसे क्या पे करना पड़ेगा? हमें अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ेगा। उसकी कमीशन की पेमेंट करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने डिस्काउंट पे सिक्योरिटी इशू की है जो आजकल होती नहीं है, ठीक है, तो वहां भी जितना आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए आप प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। तीसरा, सिक्योरिटी इशू करने में जो खर्चा आपका आया होगा कंपनी का, प्रोस्पेक्टस इशू किया था पब्लिक में, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट के तौर पे वहां भी खर्चा हुआ होगा, ठीक है, तो कह रहे हैं सिक्योरिटी इशू करने में जो खर्चा आपका हुआ है उसको एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आप प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए थे या फिर क्या इशू किए हुए थे, वो भी कौन से, और इरिडीमेबल तो इशू होते ही नहीं आजकल, ठीक है, ना तो इरिडीमेबल डिवेंचर इशू होते हैं, ये तो हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, और प्रेफरेंस शेयर भी इरिडीमेबल इशू नहीं होते, वो इसमें पढ़ लेंगे हम पार्ट सी में ही। तो कह रहे हैं अगर किसी कंपनी ने क्या किया हुआ है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, और क्या इशू कर रखा है, रिडीमेबल, और हमें उन्हें रिडीम करना है, वो भी कैसे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑन प्रीमियम। तो क्या इनको रिडम्पशन करना है आपको, वो भी किस पे, तो रिडम्पशन पे जो इनकी प्रीमियम की वैल्यू बनती है उसकी पेमेंट करने के लिए आपने जो पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा रखा है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है सेक्शन 68 में जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है उसके लिए भी आप ये पैसा यूज कर सकते हो। सेक्शन 68 बायबैक का होता है। तो अगर कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज क्या करना चाहती है, बायबैक करना चाहती है, उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ यूज कर सकते हैं, 52(2) बोल रहे हैं, ओनली एंड ओनली इन 5 जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन 5 में से किसी भी जगह पे आप प्रीमियम का पैसा यूज करो चलेगा, इनके अलावा और किसी जगह पे यूज करना अलाउड आपको। अब क्वेश्चन जो आएगा इसका केस स्टडी की फॉर्म में, वो जनरली इस तरीके से आता है, कोई छठा ऑप्शन दे रखा होता है आपको, कोई छठा ही तरीका दे रखा होता है जहां कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज करना चाहती है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताओ इस जगह पे यूज कर सकते हैं क्या, तो पहले प्रोविजन बताने हैं आपको, और प्रोविजन में सारे बताओगे 5 के 5 केस कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो 6th जो आपको दे रखा होगा यूज करने का तरीका, वहां तो अलाउड होगा ही नहीं, तो आप उसका आंसर नो कर दोगे। हाँ, क्वेश्चन में मान लो जहां यूज करना है पैसा वो इन 5 में से कोई एक है, फिर तो यस बन जाएगा आपका आंसर। तो यस और नो की फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा, प्रीमियम का पैसा कहां यूज करना है वो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा। पहले प्रोविजन बताओगे,
फिर प्रोविजन के हिसाब से आप देख लेना, जहां यूज करने का बोला है वो अलाउड है फिर अलाउड नहीं है, उसका यस और नो के अकॉर्डिंग आंसर कर देना। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? बोनस शेयर इशू करने में, बायबैक करने में, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल डिवेंचर को रिडीम करने प्रीमियम पे वहां पे, या फिर प्रीमियम एक्सपेंसेस पे किए थे उनको राइट ऑफ करने में, या फिर कमीशन पे करना है, डिस्काउंट अलाउड था, खर्चे हुए हैं शेयर इशू करने में, उनको राइट ऑफ करने में पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। केस स्टडीज हम बाद में इकट्ठी देख लेंगे जो पढ़नी होगी यहां से। हाँ जी, आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 52 सब सेक्शन 3। इसमें भी प्रीमियम को यूज करने के तरीके दे रखे हैं। देखो देखो इसमें भी देखो, आप तरीके देखते हो ना, तो 3 दे रखे हैं कि 3 जगहों पे आप प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। ऊपर कितने लिखे थे? 5। अब इनमें जो 3 पढ़ोगे आप देखो, उन्हीं में से है क्या 5 में से? सारे पॉइंट्स मैच कर लो। देखो अब ये है किन के लिए वो बता दूंगा मैं आपको, बस वही मेन चीज है। पहला देखो, पहला क्या करना है हमको? बोनस शेयर इशू करना है। तो कह रहे हैं बोनस शेयर इशू करने में आप प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो, तो वो ऊपर भी लिखा हुआ था। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस देखो, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एन इक्विटी शेयर, और एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है ये रहा। तो आपके खर्चे हुए हैं शेयर इशू करने में, डिस्काउंट दिया है आपने शेयर पे, या फिर कमीशन पे करना है शेयर इशू करने के लिए, उनमें भी आप प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। और तीसरा बायबैक का लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये बोलना क्या चाह रहा है? ये कह रहे हैं सबसेक्शन 1 में चाहे कुछ भी लिखा हो जो ऊपर पढ़ के आए हो आप, सबसेक्शन 2 में चाहे कुछ भी लिखा हो जो ऊपर पढ़ के आए हो आप, नॉट विथ स्टैंडिंग, हमें फर्क नहीं पड़ता 1 और 2 में क्या लिखा है, हम सबसेक्शन 3 की बात मानेंगे। सबसेक्शन 3 बात कर रहा है एक ऐसी कंपनी की जिसके ऊपर सेक्शन 133 अप्लाई होता है। ये किस चीज का होता है? अकाउंट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, चैप्टर 9 में कंप्लीट किया अभी हमने। ठीक है। तो कह रहे कोई भी ऐसी कंपनी जो सेक्शन 133 के हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करती है, वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ इन 3 जगहों पे यूज कर सकती है। चाहे 2 में आपको 5 जगह दे रखी हो, 5 में नहीं मिलेगी, सिर्फ 3 ही मिलेगी। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है? कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ सेक्शन 133। तो इन कंपनीज के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ 3 जगहों पे यूज किया जाएगा, चाहे ऊपर 5 लिखा में फर्क नहीं पड़ता। सबसेक्शन 2 को ओवरराइड कर रहा है 3। तो 2 में आपको 5 जगह लिखी हुई है कि जहां जहां प्रीमियम का पैसा आप यूज कर सकते हो, बट 3 बोल रहा है कि हम तो 3 जगह बता रहे हैं, उन 3 जगहों पे यूज करना है। बट कौन सी क्लास ऑफ कंपनी बता दी हमने आपको? जो कंपनी सेक्शन 133 फॉलो कर रही है, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है। अदर कंपनी चाहे तो इन 5 में से कहीं भी यूज करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरली जो क्वेश्चन आता होता है वो सबसेक्शन 2 पे आता होता है, सबसेक्शन 3 वाली कंपनी पे कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। और आएगा तो उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो 133 वाला केस होगा ना, तो ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा मिलेगा। नहीं लिखा तो आपको सबसेक्शन 2 के हिसाब से आंसर करना है, जो 5 जगह है वही बतानी है आपको। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है प्रीमियम को लेकर के, द प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो इसीलिए प्रीमियम का पैसा आप डिविडेंड में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो कह रहे प्रीमियम जो है वो प्रॉफिट के जैसा नहीं है, प्रॉफिट का पार्ट नहीं है वो कि आपने प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट तो आप एक्टिविटी से कमाओगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपने रिसीव किया है शेयर की फेस वैल्यू को उससे ज्यादा वैल्यू पे इशू करके, उसको प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो कभी भी आप प्रीमियम का पैसा डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में इस्तेमाल, और वैसे भी लिखा हुआ है देखो, 5 सोर्स दे रखे हैं आपको कहाँ कहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप यूज कर सकते हो। ये लिखा है डिविडेंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते फिर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रीमियम का पैसा आपको सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। अकाउंट किस नाम से खुलवाया जाएगा? ठीक है, चाहे आपने सिक्योरिटी कैश में इशू की हो चाहे कैसे इशू की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता हमको। तो चाहे कंपनी को पैसा ना मिला हो सिक्योरिटी इशू करके, तो भी कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर पैसा डालना पड़ेगा अगर आपने सिक्योरिटी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे इशू किया है। सीधी सी बात है। ठीक है। तीसरा केस, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सेम टू सेम उसी प्योरिटी के साथ मेंटेन किया जाएगा जैसे आप कैपिटल का पैसा मेंटेन करोगे। सैंक्टिटी का मतलब प्योरिटी, शुद्धता। तो जैसे आप जब अकाउंट्स में एंट्री पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो कि बैंक के अंदर 10 लाख रुपए आए हैं, टू शेयर कैपिटल 8 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। इसका मतलब 2 लाख प्रीमियम के हैं और 8 लाख नॉमिनल वैल्यू के बन जाते हैं।
तो कह रहे नॉमिनल वैल्यू के पैसे आप जिस तरीके से मेंटेन करोगे 8 लाख रुपए बैंक के अंदर, उसी तरीके से क्या मेंटेन करना है आपको, अपना प्रीमियम का पैसा उसी प्योरिटी से मेंटेन करना है। प्योरिटी से मेंटेन करना मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर और कोई पैसा डिपॉजिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पैसा डिपॉजिट होगा, हाँ, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसा निकालना है तो 5 जो हमने बताए हैं आपको तरीके, उनके अलावा और किसी काम के लिए आप इस्तेमाल, हाँ, तो सैंक्टिटी का मतलब ये बन जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर और कोई पैसा डिपॉजिट नहीं होगा अलग से, ठीक है, और निकालना है तो जो 5 सोर्स हमने बताए हैं उनके अलावा और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एनी प्रीमियम पेड डज नॉट गिव द शेयर होल्डर्स एनी प्रेफरेंशियल राइट्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी ने कुछ शेयर तो प्रीमियम पे इशू किए थे और कुछ शेयर कैसे इशू किए थे, मान लो कोई कंपनी है उसने अपने लाइफ टाइम में 2 बार शेयर इशू किए हैं, एक बारी प्रीमियम पे इशू किया और दूसरी बारी पार पे, तो कह रहे जिनको प्रीमियम पे इशू किए हैं वो चिल्ला नहीं सकते क्या बोल के कि हमने शेयर कैसे लिए हुए हैं, हाँ, उन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो दूसरों के बराबर ही माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि उनकी पहले पेमेंट कर दो वाइंड अप के टाइम पे, सारे बराबर ट्रीट किए जाएंगे। मनीज इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैनॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व एज दे आर इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे कमेंट बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है कि कमेंट करो इस पे, तो इस पे कमेंट बोल के क्वेश्चन आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या पहले मीनिंग बताना पड़ेगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, फ्री रिजर्व क्या होता है, ऐसा रिजर्व जो किसी भी काम में आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका कोई पर्पस नहीं होता, स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो फ्री रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होगा जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनता, वो किसी भी पर्पस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कह रहे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप कहीं पे भी यूज कर लोगे। इनको हमने क्या माना है, ये रिजर्व किस नेचर का होगा, हाँ, ये स्पेसिफिक जगहों पे यूज किया जाएगा और वो हमने बता दिए 5 जगह, उनके अलावा और कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फिर एक बेसिक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एग्जांपल लिखा हुआ है, अ कंपनी एबीसी लिमिटेड हैज इशूड शेयर्स ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड द अमाउंट हैज बीन सेपरेटली केप्ट इन एसपीए। नाउ द कंपनी वांट्स टू यूज द मनी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, गाइड एज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। तो कंपनी इन जगहों पे प्रीमियम का पैसा यूज करना चाहती है, तो गाइड करना है आपको कि अलाउड है कि अलाउड नहीं है। फर्स्ट, राइटिंग ऑफ बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो यस हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, नो हो जाएगा, और बायबैक के लिए ठीक, तो 1 1 मार्क के क्वेश्चन 3 बन जाएंगे ऐसे ही मान लो, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसा, अगर 5 का आएगा तो पहले पूरा प्रोविजन बताना पड़ेगा, वो 5 पॉइंट्स, फिर आप एक एक करके इनका यस नो का आंसर करोगे क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा सही बनेगा, सिंपल बिल्कुल, बस वो 5 जगह आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन ईजी है आपके लिए। नेक्स्ट, उसके बाद दिया हुआ है कि क्या कोई कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम वैल्यू पे, कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो अब तो मना कर दिया, और फिर भी आपने इशू किया तो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। बट एक्सेप्शन दे रखी है दो एक्सेप्शंस हैं जिनमें आप सिक्योरिटी मतलब शेयर कैसे इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे। एक तो होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को इशू करती है, या स्पेसिफिक ऑफिसर को, या स्पेसिफिक डायरेक्टर को, अगर उसने हमारी कंपनी के लिए कोई मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो मान लो कि मैं तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मेरी वजह से कंपनी को कोई मेजर बेनिफिट हुआ है मॉनिटरी फॉर्म में, तो कंपनी मुझे रिवॉर्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे क्या देना चाहती है, शेयर देना चाहती है, तो उन शेयर्स को हम क्या बोलेंगे, स्वेट इक्विटी। अब कंपनी मुझे उसमें इनाम क्या दे रही है, कि मान लो शेयर है तो 100 रुपए का, बट कंपनी मुझे 40 में इशू कर रही है, डिस्काउंट कितना दे दिया मेरे को, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर के लिए सेक्शन 54 होता है, पढ़ेंगे इसी पार्ट में दे रखा है आपको कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कैसे इशू होते हैं। तो अगर एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, एक्सेप्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। यूं तो मना कर रखा है हमने नहीं इशू करने, बट 2 एक्सेप्शन है, उनमें से एक ये बन जाती है, ठीक है। और दूसरी क्या है वो यहाँ लिखी हुई है, दूसरी बताओगे पढ़ के कोई, यशस्वी, एक्सेप्शन नंबर 2, डिस्काउंट वाला ही, तुम पढ़ो यशस्वी।
अनिशा यहाँ देखो, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। यस, नो, यस। ठीक है, पार पे इशू करना मतलब हमारा जो इशू प्राइस है शेयर का वो बराबर है नॉमिनल वैल्यू के। शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, आप इशू भी कितने में कर रहे हो उसको, 10 में कर रहे हो। तो आईपी का मतलब इशू प्राइस और एनवी का मतलब नॉमिनल वैल्यू, दोनों इक्वल है, तो कैसे इशू कर रहे हो आप, पार पे। ना फालतू पैसा ले रहे हो एक शेयर पे, ना कम पैसा ले रहे हो। ठीक है, प्रीमियम पे इशू करना मतलब इशू प्राइस ग्रेटर देन, किससे, शेयर है 10 का, आप इशू कर रहे हो 12 में, तो एक शेयर पे आप एक्स्ट्रा पैसे कितने ले रहे हो, 2 रुपए। और डिस्काउंट पे इशू करना मतलब इशू प्राइस इज लेस देन, शेयर है 10 का, आप 9 में इशू करना चाहते हो, 7 में इशू करना चाहते हो, 6 में इशू करना चाहते हो, वो नहीं कर सकते आप। तो ये काम करना मना कर रखा है लोगों ने। पार का तो कोई मैटर ही नहीं है, इसलिए पार का टॉपिक भी नहीं दे रखा। ठीक है, पार पे तो कर ही सकते हैं इशू, इसलिए टॉपिक नहीं दे रखा उसका। मेन बात तो है पार से ज्यादा पे या कम पे कर सकते हैं क्या, तो ज्यादा वाले का हमने पढ़ लिया कि प्रीमियम पे इशू करना है, करो। कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कंडीशन, किसी भी तरह की बाउंडेशन, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा प्रीमियम पे सिक्योरिटी इशू करने के लिए। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप कहाँ यूज कर सकते हो, उसके लिए हमने कंडीशन डाल दी, हमने 5 जगह बताई है, उनके अलावा और कहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप इस्तेमाल। फिर एक कंडीशन हमने और डाली है आपके ऊपर, जितना कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव करेगी उतना ही पैसा आपको अपने सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा, किस नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट नाम से। ठीक है, चाहे आपने सिक्योरिटी कैश में इशू की हो, चाहे काइंड में इशू की हो, मतलब नहीं हमें इस बात से। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कभी भी डिविडेंड पे करने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता। ठीक है, कंपनी सेक्शन 133 को फॉलो कर रही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ 3 जगह पे यूज कर सकती है, अदर कंपनीज 5 जगह पे यूज कर सकती है। ये सारा पढ़ लिया हमने। अब डिस्काउंट वाला आपका डाउट है कि क्या कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, तो साफ साफ लिखा है नो। हाँ वो बता रहा हूं मैं, तो यूं तो कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, बट एक्सेप्शन दे रखी है 2। एक्सेप्शंस के अंदर पॉसिबल है कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो। एक तो बन जाती है सेक्शन 54, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो एक कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज को ऑफर नहीं करती है, स्पेसिफिक किसी एम्प्लॉय को ऑफर करती है। फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो हमारा, चाहे ऑफिसर हो हमारा, चाहे हमारा क्या हो वो डायरेक्टर हो। ठीक है, तो आप मान लो कंपनी के एम्प्लॉय हो, ये सारे भी कंपनी के एम्प्लॉय है, बट इनको ऑफर नहीं होगा सेक्शन 54 में शेयर, सिर्फ आपको ऑफर किया जा रहा है। और आपको ही ऑफर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपने कंपनी को कोई मॉनेटरी बेनिफिट या अदर बेनिफिट करवा के दिया है। तो कंपनी आपसे खुश होकर के आपको रिवॉर्ड के तौर पे क्या इशू करना चाहती है, अब वो चाहिए कि नहीं चाहिए आपकी मर्जी है। कंपनी आपको ऑफर कर देगी कि हमारा शेयर 100 रुपए का है, बट हम आपको 30 रुपए में ऑफर कर रहे हैं, 30 रुपए में 100 वाला शेयर, कितना डिस्काउंट मिल गया आपको, 70 का डिस्काउंट मिल गया आपको। ठीक है, अब 30 रुपए तो देने पड़ेंगे आपको हमें, तो हम ऑफर कर देंगे आपको, वो ऑफर आपको एक्सेप्ट करने नहीं करना वो आपकी मर्जी होती है। ये होता है स्वेट इक्विटी शेयर। पहला एक्सेप्शन ये हो गया हमारा। पढ़ लिया यशस्वी? हाँ जी बताओ। समझ नहीं आया, आसान भाषा में समझा दो। बैंक को शेयर क्यों दे रहे हैं, बैंक को शेयर क्यों दे रहे हैं, नौबत कहाँ आ गई है बैंक को शेयर देने की। तुमने जिसका भी नाम पढ़ा उसकी बात मान लो, चलो। हाँ तो बैंक क्राइटेरिया होता है, लोन लिया हुआ तो मान लो हमने उससे, क्या बात, संडे तो दिमाग फ्यूज हो रखा है। अगर तुम्हारी कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है तो क्या बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो आप आसान भाषा में बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक कंपनी बैंक को शेयर क्यों इशू करेगी, प्लेज पे रखा हो तो।
उसमें उसमें फिर शेयर प्लेज रखे हैं हमने, कहाँ दे दिए उनको शेयर, इशू कहाँ कर रहे हैं शेयर उनको, वो तो प्लेज ही रखे हैं, खाली गिरवी रखे हैं ना। हाँ तो पूरी बात बताओ फिर। अगर कोई कंपनी अपना लोन रीपे करने में क्या कर देती है, डिफॉल्ट कर देती है, और बैंक बोल रहा है कि या तो हमें पैसे दो या हमारा हिसाब किताब नक्की करो किसी और तरीके से, तो कंपनी क्या बोल रही है कि हमारे पास पैसा तो नहीं है देने के लिए, हम क्या दे देंगे आपको। हाँ, तो ऐसे केस में जब कंपनी किसी क्रेडिटर को शेयर इशू करेगी तो वो कैसे इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे, ये लिखा गया। बट ये बात पहले से एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। क्या बात, अगर कंपनी लोन रीपे नहीं कर पाई तो बदले में क्या इशू कर देगी। हाँ, ये स्टिपुलेशन, ये क्लोज, ये कंडीशन पहले से लोन एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड केस ये बन जाता है एक्सेप्शन के अंदर, जहां एक कंपनी सिक्योरिटी या बोल दो शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो फॉर, रुको यूं लिखो, इसको लिखना है तो आपको इशू ऑफ शेयर फॉर मेकिंग सेटलमेंट ऑफ अ क्रेडिटर। किसी क्रेडिटर की कंपनी क्या करना चाहती है, सेटलमेंट करना चाहती है, और उस सेटलमेंट के अंदर हम उन्हें क्या इशू करना चाहते हैं, शेयर, वो भी किस पे। हाँ, तो यहां भी आप कर सकते हो, ये सेकंड एक्सेप्शन बन जाती है हमारी। ठीक है, फिर दे रखा है पेनल्टी। पेनल्टी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक रीडिंग चाहिए तो आप पढ़ लो। वेर अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, अगर कभी भी कंपनी इन सेक्शंस को फॉलो करने में फेल हो गई, जो हम पढ़ रहे हैं कि सिक्योरिटी आपको प्रीमियम पे इशू करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी, डिस्काउंट पे कब कर सकते हो कब नहीं कर सकते हो, तो कह रहे हैं फेल होने पे कंपनी पे और कंपनी के ऑफिसर पे पेनल्टी आ रही है, फाइन लिया जा रहा है कितना, उस पैसे के बराबर जितना आपने रेज किया होगा डिस्काउंट पे। तो अगर किसी कंपनी ने क्या किया, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिए, तो आपने डिस्काउंट पे शेयर कैसे इशू कर दिए, हमने मना कर रखा है आपको। हाँ, स्वेट इक्विटी इशू करते फिर हम कुछ नहीं बोलते आपको, क्रेडिटर की रीपेमेंट करनी है, उसकी सेटलमेंट के तौर पे आप डिस्काउंट पे शेयर इशू करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते आपको। इनमें से कोई भी कारण नहीं है और फिर भी आपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दिए, तो पेनल्टी कितनी बन रही है, जितने रुपए के शेयर आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं और जो पैसा आपने इकट्ठा किया है शेयर इशू करके, उसके बराबर पैसा बन जाएगा आपकी पेनल्टी, या फिर 5 लाख विच एवर इज। अब जैसे मान लो कंपनी ने 10 CR के शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दिए और 10 CR पब्लिक से आ भी गया, तो 10 CR और 5 लाख विच एवर इज लेस, 5 लाख। 5 लाख से फालतू फाइन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी हाल में फाइन 5 लाख से फालतू नहीं आएगा। एंड द कंपनी शैल ऑल्सो बी लायबल टू रिफंड, अच्छा जो आपने 10 CR इकट्ठा किया है वो भी वापस करना पड़ेगा सबका, क्योंकि शेयर तो दे ही नहीं सकते आप, तो 10 CR जो लिया है वो भी वापस करो, ऊपर से 5 लाख का फाइन देना पड़ेगा आपको अथॉरिटी को, वो अलग हो गया, ये लिखा हुआ है। अच्छा, जो पैसा वापस करना है वो ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आपको करना अलाउड ही नहीं था। आपने डिस्काउंट पे शेयर इशू कैसे कर दिए जब लोगों ने मना कर रखा है आपको, तो आपको जिस दिन आपने पैसा रिसीव किया है उस दिन से ही ब्याज देना पड़ेगा। कितने परसेंट से, 12% पर एनम है, जितना लेट करोगे उतना ब्याज दे देना। 1 महीना लेट किया तो 1 महीने का ब्याज बन जाएगा 1%, 12% पूरे साल का है तो महीने का ब्याज कितना बना। हाँ, तो उस अकॉर्डिंग फाइंड हो जाएगी वैल्यू। इशू ऑफ शेयर्स फॉर मेकिंग सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर, हो गया नोट। उसके बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट टॉपिक को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अलॉटमेंट क्या होती है, अलॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है, अलॉटमेंट कैसे होती है, अलॉटमेंट करने के दौरान क्या हमें कोई फॉर्म वॉर्म फाइल करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये दे रखा है। ठीक है, तो अलॉटमेंट कब होती है, जब पहले कंपनी ऑफर देगी आपको सिक्योरिटीज एक्वायर करने के लिए, फिर आप में से जो लोग उस ऑफर में इंटरेस्टेड होंगे वो कंपनी के पास शेयर एप्लीकेशन मनी भेजेंगे और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजेंगे। आप अपना नाम वगैरह बताओगे ना, हम कौन है, किसके नाम से शेयर इशू होने हैं। तो जब कंपनी आपको ऑफर देती है उसके बाद आपकी आपकी तरफ से एक्शन क्या होता है, अगर आपको वो ऑफर एक्सेप्ट करना है तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंपनी के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी आपको कंपनी के पास भेजनी पड़ेगी। शेयर एप्लीकेशन मनी कैश में आप दे नहीं सकते हो कभी भी। ठीक है, तो मान लो मेरी कंपनी आपके लिए, आप पब्लिक हो, मेरी कंपनी पब्लिक के लिए ऑफर लेके आई है, मेरी पब्लिक कंपनी मान लो, ठीक है,
और आप में से कोई भी वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहता है तो आपको पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी? चेक से कर सकते हो, बैंकिंग रूट से कर सकते हो, कैश में आप शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट नहीं करवा सकते हो। सिर्फ मनी ही डिपॉजिट नहीं करनी है आपको, आपको अपने बारे में बताना भी है, क्योंकि हमको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर बनेगा। ठीक है, अगर आप डीमेट मोड में शेयर परचेज कर रहे हो तो जो डिपॉजिटरी है वो आपको बेनिफिशियल ओनर के तौर पे अपने रिकॉर्ड में लिखेगा। फिजिकल मोड में शेयर परचेज कर रहे हो, सर्टिफिकेट भी इशू होगा आपको, तो आप कौन हो, आपका नाम क्या है, वो सब कंपनी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने क्या किया, शेयर परचेज करने के लिए सीधा कंपनी के पास पैसे भेज दिए। अब पैसे तो आपने भेज दिए बट पता ही नहीं हमें कि ये पैसे किसने भेजे हैं, किस काम के लिए भेजे हैं, कितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो वो सारी बातें आप कैसे बताओगे? शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू बताओगे। तो जब आप किसी कंपनी की सिक्योरिटी सब्सक्राइब, तो आपको शेयर एप्लीकेशन फॉर्म प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी दोनों कंपनी के पास डिपॉजिट करनी पड़ेगी। फिर कंपनी आपको अलॉटमेंट करती है। तो कह रहा है अलॉटमेंट होती क्या है? अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी of company offered to public for subscription shall be made only when the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and payable on application for the amounts so stated have been paid to and received by the company by check or by the instrument। तो अलॉटमेंट का मतलब वैसे क्या होता है कि जब कंपनी आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और कंपनी आपको बदले में शेयर इशू, ये कह रहा है अलॉटमेंट कब करनी है? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है तो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, पैसे वापस। जैसे मान लो कंपनी 10 CR रेज करना चाहती है, ठीक है, कंपनी 1 करोड़ शेयर इशू करना चाहती है एट द रेट ₹10 ईच। तो कंपनी कितना पैसा रेज करना चाह रही है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? मान लो सिर्फ 40% इशू सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, सिर्फ 40% सब्सक्रिप्शन आया कंपनी के पास, तो क्या उनको अलॉटमेंट कर दे? सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अलॉटमेंट तभी होगी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो अलॉटमेंट किसी को भी नहीं होगी, वो इश्यू फेल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पे कि अलॉटमेंट कब करेंगे? ओनली तभी अलॉटमेंट करनी है आपको अगर आपके पास उतना पैसा आ गया है जो किसके बराबर बन जाता है? मिनिमम। हाँ, वरना अलॉटमेंट करनी ही नहीं है, सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे, ये लिखा गया है। अच्छा, जो पैसा है वो आपके पास आ जाना चाहिए। कैसे आना चाहिए? बाय चेक और बाय अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब हार्ड कैश के फॉर्म में आप कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट नहीं करवाओगे। आपको मतलब इस तरीके से पैसा डिपॉजिट करना है ताकि उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रहे हमारे पास। बैंकिंग रूट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफर कर दो चलेगा, चेक के थ्रू आप पेमेंट कर दो चलेगा, ये सब लिखा हुआ है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन जो अकाउंट्स में आप पढ़ते हो कि 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है, अलॉटमेंट 2 रुपए है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए है, फाइनल कॉल 3 रुपए है। उसमें जो एप्लीकेशन मनी होती है स्टार्टिंग वाली, वो कितने की होनी चाहिए? मिनिमम लिखा हुआ है, shall not be less than 5% of nominal value of share। एग्जाम्पल देखो इसका। केस 1, कंपनी का एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, और कंपनी का इश्यू प्राइस भी 100 रुपए है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए रखी है, चलेगा? कितने रुपए कम रह गए? 2 रुपए कम रह गए। एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए था? 5 रुपए। अच्छा, एप्लीकेशन मनी मान लो 10 रुपए रखते हैं तो 10 रुपए चल जाएगा। मिनिमम 5 रुपए होना जरूरी है अगर 100 रुपए का शेयर है तो। समझ गए? केस 2 और देखो फिर। एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, इश्यू प्राइस है 1000 रुपए, और एप्लीकेशन मनी पे हम रिसीव कर रहे हैं 5 रुपए। ये ठीक है, गलत है? देख लो, इश्यू प्राइस 1000 रुपए है। हाँ, जो हमको 5% है वो किसका निकालना है?
इशू आप चाहे कितने पे भी करो फर्क नहीं पड़ता हमको उस बात से। तो आप 1000 रुपए का शेयर इशू करो 100 वाला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एप्लीकेशन पे कम से कम 5 रुपए लोगे ही लोगे। ठीक है। इसके बाद है PES3, इसको अच्छे से बिठाएंगे। आगे हम जितने भी मेथड पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी इशू करने के, जगह इस्तेमाल होगा फॉर्म। ऐसा फॉर्म है, रिटर्न बोल देते हैं, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, कि जब जब कोई कंपनी सिक्योरिटी क्या करेगी, अलॉट करेगी। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी लिखा है ना कि शेयर्स लिखा है। तो चाहे कंपनी डिवेंचर इशू करे, चाहे कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करे, चाहे कंपनी बॉन्ड्स इशू करे, चाहे कंपनी इक्विटी शेयर इशू करे, ठीक है, PAS3 ROC के पास फाइल करना पड़ता है, उसको बताने के लिए कि हमने अलॉटमेंट कर दी है। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी इवेंट के हो जाने के बाद फाइल करते होते हैं। ठीक है, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल रिटर्न हो गया, ये सब कब फाइल होती है ROC के पास, सारा काम हो जाने के बाद में। तो रिटर्न के नाम से कोई भी होगा ना, वो आदि फाइल होगा, ये ध्यान रखना, चाहे कैसे भी रिटर्न। ठीक, फाइल करते हैं लोग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लोग, तो इनकम जनरेट कर ली, उसकी जानकारी अब दे रहे हैं। ऐसे ही अलॉटमेंट कर दी, अलॉटमेंट करने के बाद जानकारी दो किसको, ROC। फॉर्म को ध्यान से रखेंगे माइंड में, आगे बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला है फॉर्म। ठीक है, चाहे कंपनी बोनस शेयर इशू करे, अब बोनस शेयर फ्री में इशू होते हैं, बट अलॉटमेंट तो होगी उनकी भी, तो उनके लिए भी PAS3 फाइल करना पड़ता है। कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे एक एम्प्लॉय को, तो भी क्या फाइल करना पड़ेगा। कंपनी इसॉप के थ्रू शेयर इशू करे सारे एम्प्लॉइज को, तो भी क्या फाइल करना पड़ेगा। हाँ, कंपनी राइट इशू करे, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फिर से शेयर इशू कर रही है, तो भी क्या फाइल करना पड़ेगा। कंपनी पहली बार ही शेयर इशू करे, तो भी क्या फाइल करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट हुई है तो PAS3 जाएगा ही जाएगा ROC के पास, ये ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, कब फाइल करना है, टाइम पीरियड भी गिवन है 30 डेज के अंदर अंदर। अलॉटमेंट हो जाने के 30 दिन में ROC के पास ये फॉर्म भेज देना। इसमें हम बताएंगे ROC को कि हमने अलॉटमेंट कर दी है, और क्या क्या बताएंगे वो आगे लिखा हुआ है। Along with the form PAS3, a certified list of allottees stating their address, occupation, if any, and number of securities allotted to each of the allottees shall be attached. जब PAS3 आप ROC के पास फाइल करोगे, तो PAS3 में अटैचमेंट के तौर पे क्या अटैच किया जाएगा, आपने किनको किनको अलॉटमेंट की है उनकी लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट में क्या क्या लिखा जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेट बन जाता है, देख लो आप। लिस्ट ऑफ अलॉटीज, ये कंपनी के लेटर हेड पे बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ऐसे लिख के इसको बना के, इसकी PDF बना के साइन वाइन करके इसको PAS3 में अटैच करके ROC के पास फाइल कर देना, ये लिखा गया। और क्या बोल रहे हैं, द लिस्ट शेल सर्टिफाइड सिग्नेटरी ऑफ फॉर्म PAS3। जिस पर्सन ने PAS3 को साइन किया होगा वही पर्सन लिस्ट को साइन करेगा, ये लिखा है। द लिस्ट शैल बी सर्टिफाइड, जो लिस्ट बनाई है आपने, कौन सी लिस्ट बनाई है हमने, लिस्ट ऑफ, इसको भी सर्टिफाई करना पड़ेगा और साइन करना पड़ेगा। कौन करेगा, सिग्नेटरी, जिसने साइन किया है, किसको साइन किया है, तभी ये लिस्ट कंप्लीट और जेन्युइन मानी जाएगी, ऑथेंटिकेटेड मानी जाएगी। अनसाइन लिस्ट आप भेजोगे ROC के पास, वो जेन्युइन नहीं है, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ये लिखा गया। और लिस्ट में सभी का नाम लिखा होना चाहिए, सभी की डिटेल मेंशन होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं लिखा होना चाहिए, वो बेसिक रूल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे, नेहा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ के बताओ क्या लिखा है, फर्दर वाला पॉइंट जो है।
ये कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनके बीच में बोलना मत भी, समझ लो साथ में। ये कॉन्ट्रैक्ट सा कॉन्ट्रैक्ट, मान लो सबको पर की, क्या पेमेंट कैश में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मतलब काइंड में पेमेंट कर रहे हो? ये है, कैसे काइंड के बाद आगे मान लो आप ही हो वो नेहा। हाँ, किस बात का? ठीक है, तो मतलब मैं मतलब कंपनी और नेहा करके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसमें क्या लिखा जाएगा कि हमें और उन शेयर्स की वैल्यू क्या बन रही है, और ये बदले में कंपनी को कौन सी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ये लिखा जाएगा ना आगे। ठीक है। ठीक है, वो हो गया सारा, उसके बाद आगे अब हमें करना क्या हाँ, मेन चीज ये है कि अगर किसी पर्सन ने शेयर तो परचेज किए हैं, बट कैसे पेमेंट नहीं की है, कैश में पेमेंट कैसे कर रहा है, तो काइंड में आप क्या एसेट दे रहे हो? अब जैसे मान लो कि अंकित ने कंपनी से 30,000 रुपए के शेयर लिए हैं, और इनके पास लैपटॉप है कोई पर्सनल इनका, और लैपटॉप बदले में कंपनी को दे रहे हैं, तो काइंड में पेमेंट हो गई शेयर के बदले में। तो ये जो लैपटॉप कंपनी को देंगे और कंपनी इनको शेयर देगी, तो इनके और कंपनी के बीच में एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट उन सबके साथ होगा इंडिविजुअली, जो काइंड में पेमेंट करने वाले होंगे। ठीक है, जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ये वाला। जो काइंड में पेमेंट करने वाले हैं उन सबके साथ कंपनी अलग अलग क्या बनाएगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा हम अंकित को कितने रुपए के शेयर दे रहे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं, और ये बदले में काइंड में क्या प्रॉपर्टी कंपनी को दे रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमको वो कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी पीडीएफ बना करके एच करना, और किसके पास फाइल करना है, तो आरओसी के पास अटैचमेंट के तौर पे कितने दो लिस्ट ऑफ अलॉटीज और कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ सिक्योरिटीज आर इशूड ऑन काइंड। ठीक है, अभी यहाँ पे ही लिखा हुआ वैसे, यहाँ से भी आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हो कि PAS3 फॉर्म रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का होता है। इसकी अटैचमेंट क्या क्या होती है, देखो अभी हमने सारी नहीं पढ़ी है, तो जो पढ़ ली वो टिक कर लो। देखो लिस्ट ऑफ अलॉटीज पढ़ ली हमने, ये अटैचमेंट के तौर पे जाएंगी। और अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश था, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो भी आपको अटैच करना है PAS3 के अंदर, और आरओसी के पास फाइल। एंड इसके साथ ये भी जाएगा रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब जो अंकित लैपटॉप दे रहे हैं कंपनी को, ये तो बोल रहे हैं 30,000 का है, मैं बोल रहा हूँ 10,000 का ही है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो लैपटॉप की हालत देख के मुझे कितने का लग रहा है वो, और ये बोल रहे हैं 30,000 का है। इन्होंने शेयर लिए हैं 30,000 के, तो 30 का बताएंगे और हम कम का बताएंगे, तो ना तो इनकी वैल्यू मानी जाएगी ना हमारी वैल्यू मानी जाएगी। वैल्यूएशन किससे करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड। वो अपनी रिपोर्ट में लिख के देगा, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा अपनी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट, उसमें लिख के देगा कि इसके हिसाब से क्या मार्केट वैल्यू बनती है लैपटॉप की, इसकी बताई हुई मार्केट वैल्यू वैलिड मानी जाएगी। अब रजिस्टर्ड वैल्यू बोल देता है कि ये लैपटॉप 20,000 का है, नहीं तो 30 का है ना 10 का है, तो 20 का माना जाएगा फिर। तो कितने पैसे कम रह गए, 30,000 के शेयर लिए ने, और लैपटॉप ये बोल रहे थे 30,000 का है, कंपनी बोल रही थी 10,000 का है, दोनों की बात ही नहीं बनी। रजिस्टर्ड वैल्यू कितना बोल रहा है, तो कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इन्हें और कोई एसेट भी देनी पड़ेगी, या फिर मनी दे दे, वो इनकी मर्जी है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या लिखा गया उस एसेट की वैल्यू के लिए, वो भी आपको अटैच करना है PS3 में, आरओसी के पास फाइल करना है, ये लिखा गया। समझ गए? एक बात और लिखी है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, अंकित क्या बोल रहे हैं कि आप हमें 30,000 के शेयर दे दो, हम उसके बदले आपको क्या दे देंगे। हाँ, ना तो हमारे पास देने के लिए एसेट है, और ना ही देने के लिए पैसे हैं। हम कोई काम कर देंगे बदले में आपके लिए, उसके पैसे नहीं लेंगे आपसे हम। कितने वैल्यू का काम कर देंगे, तो इनके और कंपनी के बीच में क्या बनाया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, सॉरी ग्रुप 2 वाले, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस अच्छे से पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं बनता। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और यहां लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप सामने वाले के लिए एज ए एम्प्लॉय काम करोगे, और वो काम करने के बदले आपको सैलरी देगा, और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको जैसा वो बोलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें सर्विस देने वाला अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, और काम करने के बदले वो फी लेगा, सैलरी नहीं लेगा, और वो अपने हिसाब से काम करेगा, आप उसको नहीं बताओगे कैसे काम करना है। ठीक है किरण, अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर हो और कोई नहीं बोलेगा, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका? हम्म, क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा? दीपिका, सीएफएस होगा, क्योंकि ऑडिटर जो होता है वो अपने हिसाब से कंपनी में ऑडिट करने के लिए आएगा, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, और काम करने के बदले वो फी चार्ज करता है, सैलरी चार्ज नहीं करता। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय बन के काम करता हूँ, तो मेरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? मुझे सैलरी मिलेगी काम करने के बदले, और जैसा कंपनी मुझे बोले कि मुझे उस तरीके से काम करना पड़ेगा, कब आना है कब जाना है कंपनी मुझे बताएगी। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आपकी मर्जी होती है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करने आओगे। हमारी कोई कंपनी है, कोई मशीन खराब हो गई है, मिस्त्री को बुलाया मशीन ठीक करने के लिए, वो किस में आएगा? फॉर सर्विस। मिस्त्री है मशीन ठीक करने के लिए, वो अपने आप ठीक करेगा, हम नहीं बताएंगे कैसे ठीक करना है। वो क्या बोलेगा, अगर आपको पता ही है फिर आप खुद ठीक कर लो, मुझे क्यों बुलाया? कब आएगा? मेरे पास जब टाइम होगा तब आऊंगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं आऊंगा मैं, और मशीन ठीक करके जो पैसे बनते हैं लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, तो मिस्त्री मशीन ठीक करने आएगा तो वो सीएस में जा रहे हैं, सीओएस में नहीं जा रहा। क्लियर? अब यहाँ देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस लिखा हुआ है, तो कह रहा है अगर किसी पर्सन ने कंपनी से शेयर परचेज करने के बदले क्या प्रॉमिस किया है कि हम क्या कर लेंगे, कि हम सर्विस दे देंगे आपको, ना तो हमारे पास देने के लिए पैसे है और ना कोई एसेट है। हाँ, हम आपके लिए कोई काम कर देंगे, उसके बदले आपसे क्या नहीं लेंगे हम? फीस नहीं लेंगे, उतनी वैल्यू के बराबर जितने के आप हमें शेयर दे रहे हो। तो कह रहा है अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, इसकी भी कॉपी आपको अटैचमेंट के तौर पर आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है, ये रहा सेकंड वाला। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो गया, जैसा भी है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट अटैच होगी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट बन सकती है? नहीं बन सकती, ये भी ध्यान रखना। हाँ, फिजिकल एसेट नहीं है ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन करता है हमेशा फिजिकल एसेट की। तो अंकित बोल रहा है कि सर हम कंपनी के लिए कुछ काम कर देंगे, आप हमको शेयर दे दो, तो वो जो काम करेंगे उनके सर्विस को हम मॉनिटरी फॉर्म में वैल्यू कैसे करें रजिस्टर्ड वैल्यू के थ्रू? वो तो कंपनी खुद ही बता देगी, आप इतना काम कर देना हमारे लिए, बात खत्म। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वाले केस में क्या नहीं बनेगी? वैल्यू रिपोर्ट नहीं बनेगी, तो वो अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहाँ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ कोई फिजिकल एसेट मतलब बदले में दे रहे हैं कंपनी को, तो ही क्या रजिस्टर्ड वैल्यू की आएगी, और वो अटैच होगी। फिर एक चीज और लिखी हुई है यंशिका, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे? अब इनको हम एक चार्ट में बना लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा सारा। बस लास्ट इसका पॉइंट एक और रह गया कि यहाँ पे क्या किया गया है शेयर देने के बदले में। मान लो आपने कंपनी से शेयर परचेज किए, काइंड में परचेज किया, मनी में परचेज किए? काइंड में। तो कहाँ लिखा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिड्यूस्ड इन राइटिंग, ये वाला पॉइंट पढ़ना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, अब एक बार सुनो, देखो कंपनी ने अंशिका को शेयर इशू किए, और ये बदले में बोल रहे हैं हम काइंड में पेमेंट करेंगे। हमने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तो हम आरओसी को कैसे बताएं कि हमने काइंड में क्या लिया इनसे? कॉन्ट्रैक्ट बनता, उसमें लिखा होता कि अंशिका नाम से एक पर्सन है, वो कंपनी शेयर एक्वायर कर, इतने शेयर एक्वायर कर रही है इतनी वैल्यू के, और बदले में ये एसेट कंपनी को दे रही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता लिखा होता उसके अंदर। कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, तो हम अटैचमेंट के तौर पे वो कैसे आरओसी के पास फाइल कर दे? तो आरओसी को तो इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं फिर कि जिनको काइंड में इशू की है सिक्योरिटी, उन्होंने बदले में क्या देने की प्रॉमिस किया है, तो क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या लिखा है फिर इसके अंदर? स्टैम्प ड्यूटी बना के नहीं, स्टैम्प ड्यूटी बनती नहीं है कभी भी।
किस पे? कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। मतलब कंपनी को कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक पेज पे। हाँ ठीक है, बस बस ठीक है। तो कह रहे हैं अगर एक्वायर, जो शेयर एक्वायर कर रहा है वो और कंपनी के बीच में क्या नहीं बनता है, तो कंपनी की तो जिम्मेवारी है आरओसी को जानकारी देने की ऐसे केस के अंदर भी। तो कंपनी क्या करेगी, खुद से एक पेज पे, अपने लेटर हेड पे, कंपनी का लेटर हेड कंपनी का पेज हो गया ना, उस पे जिनको जिनको काइंड में सिक्योरिटी इशू की है, उनसे बदले में क्या क्या एसेट ली है, ये कंपनी खुद लिखेगी किसी पेज पे। अगर सामने वाली पार्टी मना कर रही है हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे राइटिंग में, तो कंपनी की तो ड्यूटी है कंपनी को ऐसा। खुशी चौहान। तो अगर कह रहे हैं कि यहाँ ध्यान दो बाकी जने, पार्टी और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, तो भी कंपनी की ड्यूटी बन जाती है कि वो आरओसी को तो जानकारी दे किनको किनको काइंड में सिक्योरिटी इशू की गई है। जानकारी कैसे देंगे? कंपनी जिनको जिनको काइंड में सिक्योरिटी इशू कर रही है, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी जानी चाहिए थी बट नहीं लिखी गई है, वो बातें कंपनी खुद से लिखेगी सेल्फ, और कंपनी की तरफ से साइन करके प्लस स्टैम्प ड्यूटी लगा के वो हम किसके पास फाइल करेंगे, आरओसी के पास PS3 में अटैच करके। ये लिखा गया है, ठीक है। प्लस काइंड में अगर सामने वाले ने कोई एसेट दी है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन भी करवानी पड़ेगी, और वैल्यूएशन रिपोर्ट जो आएगी वो भी अटैच करनी और आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी। अब इसको आप एक चार्ट में समझ लो कि PS3 के साथ अटैचमेंट क्या जाती है क्या नहीं जाती हर केस के अंदर। ई फॉर्म प्लस अटैचमेंट्स required to be filed with ROC after allotment of सिक्योरिटीज। बोलो मत भाई। जब कोई कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर देगी, उसके बाद कौन सा ई फॉर्म और कौन कौन सी अटैचमेंट आपको आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है? केस 1 में लिखेंगे सिक्योरिटीज अलॉटेड फॉर कैश। और सेकंड केस में लिखेंगे सिक्योरिटीज अलॉटेड अदर देन कैश। अगर आपने सिक्योरिटी कैश में अलॉट की है तो अटैचमेंट फॉर्म कौन सा जाएगा पहले तो हमारा? ठीक है, फॉर्म जाएगा PS3। अटैचमेंट के तौर पे क्या जाएगा? लिस्ट ऑफ अलॉटीज। और कुछ भी जाएगा? बस ये दो ही चीज जाएगी कैश वाले मैटर में। कॉन्ट्रैक्ट तो काइंड वाले में आता है ना हमेशा। अगर काइंड वाला मैटर होगा, अच्छा काइंड वाले में भी देखा जाएगा कि हमने काइंड में कोई फिजिकल एसेट दिया है फिर सर्विस देने की बात हुई है, ठीक है। तो उसको भी, अच्छा उसमें फिर फिजिकल एसेट में भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है नहीं बन रहा वो भी देखा जाएगा। तो इसमें भी कई सारे एरो बनेंगे उसके अंदर।
एक एसेट का एरो बन जाएगा, एक सर्विसेज का। तो काइंड में हम क्या कर रहे हैं, या तो फिजिकल एसेट और सर्विस। अच्छा, फिजिकल एसेट वाले केस में भी वो दोनों में बन जाएगा, चलो, क्योंकि सर्विस वाले केस में भी कब सामने वाली पार्टी बोल रही हो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे हम, सर्विस दे देंगे आपको, तो अभी कंपनी को तो कुछ करना पड़ेगा उसके अंदर फिर। ठीक है, तो इसमें वो दोनों ही केस बन जाएंगे। पहले लिखो कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस्ड इन राइटिंग। और दूसरे में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस्ड इन राइटिंग। सर्विस वाले में भी सेम, दोनों में सेम बात लिखी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट reduced in writing और कॉन्ट्रैक्ट नॉट reduced in writing। आज राइटिंग में बना है फिजिकल एसेट वाले केस में, तो PS3 जाएगा, वो तो मेन फॉर्म हो ही गया हमारा, प्लस कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस वैल्यूएशन रिपोर्ट। ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं बना तो फॉर्म तो मेन हमारा जाना ही है PS3, इसके साथ अटैचमेंट के तौर पे क्या जाएगा, हाँ इंफॉर्मेशन बोल दो या पर्टिकुलर्स बोल दो, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंसिडरेशन। रिटन बाय कंपनी प्लस वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और सर्विस सर्विस वाले केस में फॉर्म PS3 जाएगा ही जाएगा, प्लस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जाएगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं आएगी यहाँ पे। और अगर सर्विस वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया सर्विस देने वाले ने, तो PS3 तो जाने जाना है, प्लस पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय कंपनी। इटसेल्फ, पहले वाले में भी यहाँ पे इटसेल्फ वर्ड डाल दे, यहाँ कंपनी खुद ही लिख करके साइन वाइन करके ROC के पास भेज देगी PS3 में अटैच करके। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट्स क्या जाएंगे वो डिपेंड करता है कंसिडरेशन कैसे आया है और कॉन्ट्रैक्ट बना है फिर नहीं बना।
क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? देख लो, थोड़ा सा और पढ़ ले अभी। अलॉटमेंट वाला टॉपिक पूरा कर लेते हैं बस, फिर ब्रेक कर लेंगे। फिर इशू ऑफ सिक्योरिटी के कौन कौन से मेथड है वो लिखने ही है हमको, तो ब्रेक के बाद वो सारा काम कर लेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा और है बस, लगने वाली है ये। और आगे देखो क्या लिखा है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता जो 90% है, तो सबका पैसा वापस करना पड़ता है। उसके ऊपर ही रखा टॉपिक आपको। इन केसेस स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड और हैज नॉट बीन सब्सक्राइब, सॉरी, अगर उतने शेयर भी सब्सक्राइब नहीं होते हैं जितना मिनिमम लॉ के हिसाब से सब्सक्राइब होने क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, तो ऐसे केस में जो पैसा आप आया होगा का पैसा क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, तो कह रहे हैं प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद अगले 30 दिन के अंदर अंदर जिनका भी पैसा आपके पास आया हुआ है, और गलती क्या हो गई है वहां पे, उतना पैसा नहीं आया जो मिनिमम 90% चाहिए था, तो लिखा क्या गया देखो, जो मिनिमम अमाउंट होती है सब्सक्रिप्शन की, अगर वो भी सब्सक्राइब नहीं होती है, तो प्रोस्पेक्टस जो आपने पब्लिक में इशू किया था उसके 30 दिन में आपने इस इशू के बेस पे जितना भी पैसा रेज किया होगा वो सारा क्या करना पड़ेगा आपको? रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है? द एप्लीकेशन मनी शैल बी रीपेड विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू एंड इफ एनी सच मनी इज नॉट रीपेड विद इन द पीरियड, तो पैसा कब वापस करना है आपको? ऑफर बंद होने के 15 days के अंदर अंदर सबका पैसा वापस करो, इशू फेल हो गया है आपका, ठीक है? और अगर आपने ऐसा नहीं किया कि आपने इशू बंद होने के 15 days में सबका पैसा वापस नहीं किया, तो फिर पनिशमेंट क्या बनती है वो दे रखी है। द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हु आर द ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू रीपे द मनी विद इंटरेस्ट। फिर आपको वो पैसा जो वापस करना था वो ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा, और ब्याज कितना बन रहा है पूरे साल का? जितना लेट होगा उसके हिसाब से ब्याज की परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है? और आपको विद इंटरेस्ट पैसा वापस करना पड़ेगा जितना पेंडिंग छोड़ दिया आपने 15 डेज के बाद, ये लिखा गया। तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर आपको पैसा मिला, बट उतना पैसा नहीं मिला जो 90% चाहिए होता है, तो ऑफर बंद होने के 15 डेज में सबका पैसा वापस कर दो। अगर आप ऑफर बंद होने के 15 डेज में सबका पैसा वापस कर देते हो, फिर पनिशमेंट कोई है नहीं आपके लिए। बट आप पूरा पैसा वापस नहीं कर पाते हो, कुछ वापस कर दिया, कुछ रख लिया, या कुछ भी वापस नहीं किया, तो जो पेंडिंग रहा होगा उस पर 15% पूरे साल के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? साथ में आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये ब्याज पार्टी को ही जाएगा क्योंकि आप उनका पैसा बेवजह होल्ड कर रहे हो, इसलिए, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गई पनिशमेंट एक, जिसमें आपको पार्टी को पैसा विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। अब लो ब्रेक किया है आपने, तो अथॉरिटी की तरफ से भी कुछ फाइन वाइन बनना चाहिए, वो आगे लिखा हुआ है। कंपनी और कंपनी के वो सारे ऑफिसर जो डिफॉल्ट में होंगे उनके ऊपर फाइन आ रहा है, कितना? 1000 रुपीज पर डे का फाइन आ रहा है जितना लेट कर रहे हो, और 1 लाख विच एवर इज लेस। उसके बाद केस स्टडीज को भी छोड़ दो, कुछ पढ़ने को तो बाद में देख लेंगे आप इनमें से। नेक्स्ट टॉपिक को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट। क्वेश्चन एज इट इज सेम आया हुआ है हेडिंग के ऊपर पेपर में, कि क्या क्या जनरल रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं जब कंपनी क्या करती है। बिल्कुल आसान से लिखे हैं, इनमें से एक पॉइंट केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अलॉटमेंट होती क्या है पहले बता रहा है आपको, बोलना नहीं है, भी पॉइंट्स ध्यान से समझने हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो अलॉटमेंट करना मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप बांट रहे हो, एप्रोप्रिएट करना मतलब डिवाइड करना, बांटना। क्या बांट रहे हो? कंपनी की अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल बांट रहे हो। कैसे बांट रहे हो? शेयर्स की फॉर्म में बांट रहे हो। किनको बांट रहे हो? जिन्होंने अप्लाई किया था उनको बांट रहे हो। तो कंपनी की वो कैपिटल जो भी बटी हुई नहीं है उसको क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? कंपनी का बोर्ड कर रहा है। कैसे बांट रहे हैं कैपिटल को? नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे बांट रहे हैं। और किनको बांट रहे हैं? जिन्होंने अप्लाई किया था उनको बांट रहे हैं। इस एक्टिविटी को बोल देते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हो जाने के बाद शेयर्स आपके हो गए ऐसा माना जाएगा, ठीक है? अब कह रहे जब भी कोई कंपनी अलॉटमेंट करेगी इन 5-6 बेसिक बातों का ध्यान रखेगी। सभी पॉइंट्स के अंदर एक एक मेन वर्ड है वो हाईलाइट करना जरूरी है। अलॉटमेंट प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू की जाएगी। जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो अलॉटमेंट, तो ऐसे कोई अलॉटमेंट हुई है जो ऑथोराइज्ड नहीं थी,
वो वॉइड मानी जाएगी, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है। अब जैसे मान लो कंपनी के सीएस ने क्या किया, अलॉटमेंट कर दी, उसके पास पावर ही नहीं थी, तो वो स्टार्टिंग से ही क्या माना जाएगा, फिर वॉइड माना जाएगा। अब कह रहे हैं प्रॉपर अथॉरिटी कौन होती है अलॉटमेंट करने के लिए, मे भी लिखा हुआ है, क्या तो वो कंपनी का बोर्ड हो सकता है या फिर बोर्ड के बिहाफ पे कोई कमेटी, कमेटी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा तो कोई भी कमेटी हो सकती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अलॉटमेंट रीजनेबल टाइम में करनी है। ऐसा नहीं कि किसी पर्सन ने 1 साल पहले अप्लाई किया था शेयर परचेज करने के लिए, आप उसको आज बता रहे हो कि हम आपको अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो क्या 1 साल रीजनेबल टाइम बनेगा? नहीं बनेगा ना। अब जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, अगर मान लो कि मैं आपको कोई चीज सेल करने के लिए ऑफर करता हूँ, तो ऑफरी आप ऑफरी हो, आपको अपना जवाब एक रीजनेबल टाइम में देना पड़ेगा। ये थोड़ा है कि आप 2 साल बाद बोलोगे सर हमें फोन चाहिए आपका, मैं करूँ कौन सा फोन चाहिए, सर आपने 2 साल पहले ऑफर किया था फोन, मैं उसके बाद तो मैंने 4 फोन बदल लिए, मेरे पास कहाँ है फोन अब वो। ठीक है। तो अलॉटमेंट कब करनी है आपको, रीजनेबल टाइम लॉ के हिसाब से 2 महीने दे रखा है। और 2 महीने में वैसे सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है, हमने पढ़ा भी था। ठीक है। अच्छा, अगर अलॉटमेंट रीजनेबल टाइम में नहीं हो रही है, लेट हो रही है, तो एप्लीकेंट मना कर सकता है, चाहे तो उसकी मर्जी है कि अब मुझे शेयर नहीं चाहिए, उस टाइम चाहिए थे शेयर, आपने उस टाइम क्यों नहीं दिए मुझे। मैं लिखा है देखो, मर्जी उसकी है। तो चाहे कोई कंपनी आपको 1.5 साल के बाद अलॉटमेंट कर रही है, अब आपको बताना है आपको वो शेयर चाहिए या फिर, हाँ, 1.5 साल बाद भी आप एग्री हो तो आपको शेयर दे देंगे हम, वरना फिर नहीं देंगे तो फिर आप मना कर दो, मना तो वैसे है ही वरना। नेक्स्ट, अलॉटमेंट एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब, अगर आपने अप्लाई किया था 15 शेयर के लिए, तो हम 10 शेयर नहीं देंगे आपको, हम 15 का ही जवाब देंगे आपको फिर, या तो 15 के 15 शेयर मिल जाएंगे आपको या कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रोरेटा बेसिस पे मना भी तो करते होते हैं ना आपा, ये भी ध्यान रखना। तो एब्सोल्यूट का मतलब, आप जितने शेयर के लिए अप्लाई करोगे, हम उतने बदले में या तो सारे के सारे शेयर दे देंगे आपको, या जो भी है बता देंगे आपको। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया 15 शेयर के लिए, हमने 10 शेयर दे दिए और बाकी 5 का हमने कुछ बोला ही नहीं, आप सस्पेंस में रह गए कि मांगे तो 15 शेयर थे, एप्लीकेशन 15 रुपए 15 शेयर की दे रखी है हमने मनी में, इन्होंने 10 ही शेयर दिए हैं, बाकी 5 का बताया भी नहीं कुछ क्या करना क्या नहीं करना। तो ऐसे ऐसे मतलब इनकम्प्लीट अलॉटमेंट। हाँ, दूसरा, अलॉटमेंट अनकंडीशनल होनी चाहिए। कोई कंडीशन है तो पहले से पता होनी चाहिए, पैसा रिसीव करने के बाद कोई कंडीशन नहीं डाली जाएगी। ठीक है। तो आपसे शेयर एप्लीकेशन मनी आ गई है और अब कंपनी कोई क्या डाल रही है आपके ऊपर, तो वो सब नहीं होना चाहिए। अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करना है। फोर्थ पॉइंट, इस पे केस स्टडी भी आ सकती है। अलॉटमेंट की जानकारी देनी क्या है, ताकि सामने वाली पार्टी सस्पेंस के अंदर बैठी है वो क्लियर हो जाए, हमको अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। अब इसमें एक मेन चीज ध्यान रखना, बोलो मत भाई, अगर कंपनी आपको अलॉटमेंट की जानकारी देती है बाय पोस्ट, बट आपका वो अलॉटमेंट लेटर रास्ते में गुम हो गया है, आप तक नहीं पहुंचा है, तो कंपनी की तरफ से कंप्लायंस हो गई है, मान ली जाएगी। ठीक है। वेदर द लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो कंपनी की गलती नहीं है उसके अंदर। एग्जाम्पल, मान लो कि शोभित ने कंपनी में शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने इनको अलॉटमेंट कर दी है, अलॉटमेंट दे रही है, अलॉटमेंट की जानकारी बाय पोस्ट दे रही है, और बाय पोस्ट जो लेटर हमने भेजा इनके पास वो कभी इनके पास पहुंचा ही नहीं है, तो कंपनी इनको शेयर अलॉट कर चुकी है, इनका नाम MGT1 में आ चुका है, और कंपनी इनसे अब लाइबिलिटी मांग रही है शेयर के ऊपर, कॉल्स का पैसा मांग रही है। ये कह रहे हैं मैं किस बात के पैसे दूं, मेरे पास तो शेयर ही नहीं है आपके, फिर कंपनी क्या बोलेगी, ये शेयर है आपके पास, हमने क्या भेजा था आपको, ये कह रहे मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं, कंपनी के पास प्रूफ भी है कि देखो हमारे पास तो प्रूफ भी है, हमने आपको अलॉटमेंट लेटर भेजा है, अब वो रास्ते में कहीं गुम हो गया है, हमें इससे मतलब नहीं है, कॉल्स के पैसे आपको देने पड़ेंगे, आप हमारी कंपनी के मेंबर हो, आपका नाम MGT1 में आ रहा है, तो क्या ये मना कर सकते हैं लायबिलिटी के लिए, नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखना कि चाहे कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से वैलिडली हो गई हो, बट वो लेटर रास्ते में गुम हो गया है, तो कंपनी की तरफ से कोई नॉन कंप्लायंस नहीं मानी जाएगी। आपको नहीं पता कि आपको अलॉटमेंट हो गई है, बट वहां गलती कंपनी की भी नहीं होगी, फिर ये चीज ध्यान रखना, इस पे केस स्टडी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अलॉटमेंट एप्लीकेशन के अगेंस्ट होगी, मतलब जिसने अप्लाई किया है उसी को ही अलॉटमेंट की जाएगी और किसी को अलॉटमेंट नहीं होगी। फिर नेक्स्ट, अलॉटमेंट किसी भी लो, सिर्फ कंपनी लो की बात नहीं कर रहे हम, किसी भी लो के कॉन्ट्रावेंशन में नहीं होनी चाहिए। तो अलॉटमेंट कंपनी इस तरीके से नहीं करेगी
कि किसी भी लॉ को ब्रेक किया जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, माइनर को अलॉटमेंट कर सकते हैं, पढ़ा था हमने, चैप्टर 5 पढ़ा था, मेंबर्स शेयर होल्डर वाला, उसमें आया था माइनर का टॉपिक। तो माइनर सीधा कंपनी से शेयर एक्वायर नहीं कर सकता, बट ट्रांसफर ऑफ शेयर में हाँ। तो कह रहे कोई भी कंपनी माइनर को अलॉटमेंट नहीं करेगी, किया तो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। फिर केस स्टडीज बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ब्रेक कर लो, इशू ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है। अरे तुम पढ़ लो ना अभी जितना पढ़ रहे हैं।